सुबह में जब उठा पानी पीने को, मतलब पीने को पानी के लिए, तो पीने का पानी जो था एकदम मटमैला सा पानी था कि गलत भाव के साथ जिंदा रहना अच्छा नहीं है। अच्छे भाव के साथ 2 दिन कम भी रहेंगे अच्छा चलेगा। अच्छा है। गजब का समर्पण था रेलवे के प्रति। अच्छा। कि मतलब रात में 12 बजे भी अगर एक बार आवाज़ दिए, जैसे स्टेशन के सामने कुछ फेलियर हो गया, तो अगर मुकदम को मैंने मैसेज भेज दिया तो किसी भी कंडीशन में वो 2 आदमी के साथ तुरंत आ जाता था। हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हमारे साथ है बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्री राजीव पुरुषोत्तम सर, जो अभी इंडियन रेलवे में कंट्रोलर के पद पे कार्यरत है। इससे पहले सर ने स्टेशन मास्टर के रूप में भी कार्य किया है। रेलवे के अलावा कई और गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी क्रैक किया है। अपने स्टेट को वॉलीबॉल गेम में रिप्रेजेंट किया है। सर की जो लाइफ अचीवमेंट्स है उसको जानते हुए हम सबसे पहले सर को यहाँ वेलकम करते हैं और सर से जानना चाहेंगे कि रेलवे में आने से पहले सर की जो लाइफ है उनके बारे में सर थोड़ा बताएं, अपने स्कूलिंग के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में बताएं। रेलवे से पहले स्कूलिंग में मेरी पढ़ाई लिखाई जो थी वो झारखंड के धनबाद जिले में एक सिंदरी छोटा सा एक प्लांट टाउनशिप था, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई और वहीं पर मेरा कॉलेज भी हुआ। और पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन खराब भी नहीं था। लेकिन जो अच्छा होना था वो पीजी में आकर के मैंने बहुत अच्छा किया। तो हमारे प्रोफेसर सब बहुत खुश थे, शायद वो एक्सपेक्ट करते मैं लेक्चरर बनूंगा। अच्छा जी हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब में आने का मतलब फैसला जो आपने लिया वो बोले तो किसी को इंस्पायर हो गया या क्या रेलवे में आने का पहले से आपने सोचा था कि रेलवे में आना है? नहीं, रेलवे में आने वाले कोई ख्याल नहीं था। रेलवे में तो एक्सीडेंटली आ गए। अच्छा। हाँ, मुंबई का एग्जाम इसलिए भरा था कि सचिन तेंदुलकर के हम बहुत बड़े फैन थे, तो हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि उन्होंने नया बंगला लिया है तो जाएंगे बॉम्बे देखने को। वो 30 करोड़ वाला 30 करोड़ वाला बंगला। तो 30 करोड़ का बंगला देखने को यहाँ आ गए और यही हो के रह गए अभी। अच्छा। आप में से भी बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर, मैं भी एक्चुअली आईआईटी का एक फॉर्म भरा था मैंने, उस AIEEE एग्जाम था आई थिंक। तो मैंने सिर्फ मुंबई, पहला ऑप्शन मुंबई दिया था, दूसरा भी मुंबई, तीसरा भी मुंबई, और मुंबई मिला बिकॉज घर वाले ऐसे तो भेजने वाले थे। तो फिर उसके बाद मेरे दादाजी का बेटा साथ में भेजा कि नहीं, उम्र कम है, इसको साथ लेके जाओ। तो इससे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब में मतलब रेलवे के अलावा और कौन कौन से एग्जाम आपने मतलब प्रिपरेशन की थी, मतलब जिसको एम करके आपने टारगेट किया होगी ये वाला देना है आपने? रेलवे के अलावा मैंने केवल बैंक का एग्जाम ट्राई किया था। अच्छी बैंक पीओ में मुझे जाना है, लेकिन हमारे टाइम पे कैसा हो गया, वो उस दौर में बैंक की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। और क्लर्क बनना नहीं था क्योंकि वो लगता था पता नहीं वहाँ पे क्या काम होगा, इसलिए कभी उसके लिए सोचे ही नहीं कि वहाँ जाना है। और ऐसे भी मैं वॉलीबॉल का प्लेयर था, नेशनल प्लेयर था, तो मैं हमेशा बाहर खेलने जाता था। तो वहाँ पे लोगों से जो इंटरेक्शन होता था, जो उनका रिसेप्शन रहता था, वो इतना बढ़िया लगता था इसी तरह का कोई काम होना चाहिए जिसमें कि मुझे मेरा इम्पोर्टेंस दिखे। ये एम रहता है, ये अच्छी बात है। तो जब आपने रेलवे ज्वाइन किया तो उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा, एज ए आपने स्टेशन मास्टर के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई, कैसा आपका एक्सपीरियंस? मेरी पहली पोस्टिंग अनकर स्टेशन पे हुई थी। बहुत छोटा सा स्टेशन, अभी तो बढ़िया हो गया, उससे बहुत छोटा सा स्टेशन था। वहाँ की विशेषताएं मैं बताऊँ आपको कि जिस दिन हम वहाँ पहुँचे सुबह में, एक पैसेंजर थी 3 to 7 पैसेंजर, उससे पहुँचे 3:30 बजे सुबह में। तो हमारे SM को देख करके और उस घर को देख के ऐसा लगा जैसे किसी खंडहर में आए हैं। सुबह में जब उठा पानी पीने को, मतलब पीने को पानी के लिए, तो पीने का पानी जो था एकदम मटमैला सा पानी था। ब्रश करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो सेम टाइम पे गाड़ी रुकी वहाँ पे, हम उसी में बैठ करके सोलापुर को आ गए, वापस आ गए। 3 दिन इधर ही रहे सोलापुर में, रिपोर्ट वहाँ पे कर दिया। 3 दिन की लर्निंग के पीरियड में सोलापुर में ही रहे, वहाँ गए ही नहीं। फिर जिस दिन तीसरे दिन था उसका छुट्टी लगती, तो छुट्टी खत्म नहीं हो उसके डर से हमने ड्यूटी स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। लेकिन ये हमेशा लगा कि उस तरह के स्टेशन पे जीना ही जो है वो चैलेंजिंग है। मतलब आप जिंदा रह पा रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बात करने को लोग नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम वीरान, चारों तरफ एकदम वीरान, पेड़ पे पत्ते भी नहीं है। जैसे हमारी पोस्टिंग में पेड़ पे पत्ते भी नहीं थे, तो बहुत अलग लगता था। और जहाँ पे मेरी परवरिश हुई थी सिंदरी में, तो मैंने अपनी लाइफ में 25 साल की उम्र तक मैंने कभी 1 मिनट का लोड शेडिंग क्या होता मैंने देखा नहीं था। लाइट गई हुआ कभी देखा ही नहीं था। और पीने का पानी भी जो था फिल्टर्ड पानी आता था, तो हमने कभी वो भी देखा नहीं था कि गंदा पानी किस तरीके का होता है। जिस पानी से हम पैर नहीं धोते थे उससे मुझे मुंह धोना पड़ता था, और जिस पानी में कीड़ा हो जाता था उस पानी को मुझे पीना भी पड़ता था। तो मुझे लगता था कि मैं मतलब अपने आप को ही मैं
भूल गया हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मुझे क्या साबित करना है, क्योंकि उस उम्र में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, तो वो सब मैं भूल गया था वहाँ पे आने के बाद। तो जैसे आपने बोला कि इससे पहले आप एक कोचिंग चलाते थे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन मतलब वो आप छोड़ के यहाँ आए, वापस मन नहीं किया कि वापस उसी कोचिंग में वो जाने का इच्छा किया, लेकिन यहाँ पे मैं देखता था कि बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी मेरी आदत क्या है कि मैं लोगों से हमेशा बातचीत करना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता था। तो मैं टाइम पास करने के लिए क्या करता था, उन बच्चों को बुलाता था। अच्छा, यहाँ के जो लोकल जो छोटे छोटे बच्चे थे, क्वीनमैन के बच्चे थे, गैंगमैन के बच्चे थे, अगल के गाँव के बच्चे थे, तो मैं क्रिकेट खेलता था बच्चों के साथ। अच्छा। हाँ, तो दोस्ती हो गई, धीरे धीरे थोड़ा मराठी सीख गए, फिर मैं उनको पढ़ाने लगा। तो मुझे उसमें बहुत मतलब उत्साह भी लगता था, उनको उनके साथ बात करना, उनको पढ़ाना अच्छा लगता था। तो फिर वापस जाने की मैंने सोची ही नहीं। और दूसरा एक ये भी था कि परिवार के लोगों को ये हमेशा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेशन मास्टर का जॉब है, वो बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन उन्होंने स्टेशन मास्टर का लाइफ देखा ही नहीं था क्या होता है, उन्होंने उनका कोई परिचय नहीं था। बहुत लोगों को नहीं पता, वो हमेशा एक बड़े स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को देखते हैं, कोई नहीं पता था कि दो बड़े स्टेशन के बीच में जो छोटे स्टेशन आते हैं उनमें भी स्टेशन मास्टर रहते हैं, और वो उनकी लाइफ वैसे स्मूथ हो रहा। तो 2001 के आसपास की बात कर रहे हो, उस टाइम पे तो बहुत ना इंटरनेट तो आप लाइट बोल रहे हो, कुछ नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। आजकल वो तो कम से कम फैसिलिटीज तो अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि WTC टावर पे जो अटैक हुआ था, तो हमारे मतलब उसमें मैं लर्निंग में था कोपरगांव में, और रहने को पुंतामा में थे। तो हम लोगों को दूसरे दिन ये मालूम चला, जब अखबार आई तो ये मालूम चला कि अटैक हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तो तुम दुनिया से एक डेढ़ दिन पीछे चल रहे थे ऐसा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग। उन सब लोगों के लिए भी एक वो मतलब मैसेज है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसकी जॉब प्रोफाइल एक बार जरूर देख लो। आजकल बहुत स्मूथ हो गया है, उस टाइम पे आई थिंक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम थी। आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स भी आनी बंद हो गई थी और वो सब चीज़ रहती है। बाकी एक बार जॉब प्रोफाइल अभी जैसे मैंने देखा है ALP की पोस्ट आई है, तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों का फोन आया, उसमें कुछ मतलब लड़कियां भी थी बहुत सारी। तो उनको मैंने बताया कि आप जॉब बुरी नहीं है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन पहले आप उनकी जॉब प्रोफाइल देख लो, बिकॉज आप वो ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आप सोच, बिकॉज आपका टैलेंट मेरे को पता है, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। आपने ALP ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आप सोचो कि साथ में आप पैरेलल पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ALP की जो ऐसी है असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें आपको डेडिकेट होके उसके ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, साथ में पैरेलल कुछ कर लो वो हो नहीं पाता। तो स्टेशन मास्टर में तो हमने देख लिया कि आपने स्टार्टिंग में जो उसने आपको सिखाया जिंदगी में, वो जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जिंदगी से कैसे लड़ते हैं। और मैं इन्हें एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जो लोग रहते थे ना, एक गजब का समर्पण था रेलवे के प्रति। अच्छा। कि मतलब रात में 12 बजे भी अगर एक बार आवाज़ दिए, जैसे स्टेशन के सामने कुछ फेलियर हो गया, तो अगर मुकदम को मैंने मैसेज भेज दिया तो किसी भी कंडीशन में वो 2 आदमी के साथ तुरंत आ जाता था। अच्छा। इतना डेडिकेशन था। मुझे वो लगता था कि मैं बोलता था सैनिक बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि रेल कर्मचारी कितना डेडिकेटेड होता है कि आप एक आवाज़ दीजिए। हमारे SM जो थे, अगर उनको रात में इस बात से नींद नहीं आती थी ना कि लड़का अकेले रात में जग के ड्यूटी कर रहा है, इसको कहीं कुछ दिक्कत हो जाएगी, वो रात में 2 बार आते थे पूछने को, राजीव सब बराबर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो मुझे कभी लगता था कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हो सकूंगा कि नहीं, लेकिन वो आई थिंक टाइम वो सिखा देता है। लेकिन टाइम सिखा देता है। तो ये जो लाइट वाली समस्या थी, ये आपके ट्रांसफर तक खत्म हुई है, कैसे क्या रहा? नहीं, वो तो समस्या वहाँ बनी हुई थी। मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद मैं सोलापुर में रहता था, और संयोग से मेरे सोलापुर के बाद मेरा ट्रांसफर वापस अनगर स्टेशन ही हो गया। अच्छा, वापस प्रमोशन पे अनगर ही मुझे मिला, और वहाँ पे पानी नहीं, लाइट नहीं, दोनों बहुत चैलेंजिंग स्थिति थी, और मेरी पत्नी को टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं 2 दिन में 1 दिन आता था सोलापुर को। अच्छा। हाँ, अप एंड डाउन 4-5 घंटे के लिए आता था, क्योंकि शाम में 6-7 बज जाता था आने को, फिर रात में 10 बजे ट्रेन थी, फिर जाना पड़ता था मुझे, तो उसके कारण बहुत उसको दिक्कत होती थी। तो उसने बोला मैं भी जाऊँगा, तो साथ में चले आए वहाँ पे। वहाँ आने के बाद जब ये दिक्कत आई तो मैंने लाइट के लिए बहुत ट्राई किया, क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे था, हैंडपम्प काम नहीं करते थे, उसमें मोटर लगाना पड़ता है। तो रेलवे इसलिए भी रिलेक्टेंट थे कि जब वाटर लेवल इतना नीचे है, लाइट है नहीं, तो मोटर लगा के पैसा क्यों वेस्ट करें। तो उनका भी सही था, लेकिन फिर मैंने प्रयास करके, वो जो भागीरथ प्रयास होता है उस तरह का प्रयास था। अच्छा। हाँ, 6 महीने के अंदर में वहाँ पे सिंगल फेज लाइट भी आ गई। मतलब ये तो फिर लोकल अथॉरिटीज को बात। अच्छा, आपने कन्विंस किया? जी हाँ। उसमें जो हमारे डी साहब थे यहाँ पे, उन्होंने बोला था, और रामचंद्रन साहब थे, DRM साहब थे, मैं भी उनसे 2-3 बार मिला था। तो उन्होंने बोला कि राजू, तुम जो है वो अपने आप को DRM समझ के जो कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन रेलवे से बहुत ज़्यादा तुमको मदद नहीं मिल सकेगी, लेकिन मोरल सपोर्ट हमारा पूरा रहेगा। मैं 2-3 बार DRM साहब से मिला था, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे समय भी दिया, बहुत
बढ़िया मतलब मतलब ये भी एक बहुत गजब की बात है, एक दूसरे स्टेट से आके उस स्टेट में जहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको अच्छे से नहीं आती, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना, बताना, और लाइट और पानी की व्यवस्था एक उनके गांव में करना, वहाँ के लोगों के लिए करना। नहीं, वो तो मैंने वहाँ के एमएलए थे उनको भी कन्विंस किया, और जो अच्छा। चीफ इंजीनियर थे उनको भी कन्विंस किया, वो लोग कन्विंस हो गए और पानी आ गया। आप इसमें मतलब बोलते नहीं कि आपको यस मिलना था, ये यस मुझे मिला, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया तो आप अभी याद करते हो? हाँ, वो लोग याद करते हैं कि मुझे मैसेज करते हैं, वहाँ शादी होती है तो फिर मुझे बुलाते क्या हैं, मैं भी बात है। जाता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट है उनसे। क्या बात है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लोग यहाँ सोलापुर आते हैं तो मुझसे मिलते हैं, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो स्टेशन मास्टर के बाद आपने कंट्रोलर का जो उसके लिए अलग से आपने एग्जाम दिया या क्या होता है? कंट्रोल का एग्ज़ाम अलग से ही होता है, वो स्टेशन मास्टर दे सकते हैं, टीएनसी दे सकते हैं और गार्ड दे सकते हैं, जो डिपार्टमेंटल लोग आते हैं। डिपार्टमेंट। तो उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो कंट्रोल में आ गए। और इसका आने का कारण ये था कि स्टेशन मास्टर में ट्रांसफ़र होते हैं, छोटे स्टेशन में पोस्टिंग होती है, वापस आना करने पड़ती थी। नहीं हो पाता आना जाना, फिर एज बढ़ जाता है, फिर उसका परिवार की तरफ ध्यान बहुत कम हो पाता है, कम हो पाता है। तो इसलिए कंट्रोल में आ गए। तो आगे दूसरा से क्वेश्चन पूछने से पहले हम पहले ना कंट्रोल की जो कंट्रोलर जो होते हैं उनकी जो प्रोफाइल के बारे में समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे का इंटरव्यू इजी रहेगा समझना। सर थोड़ा आप प्रोफाइल के बारे में बता दो, आपकी जो प्रोफाइल क्या रहती है। बेसिकली हमको तो एक बात समझना चाहिए कि परिचालन डिपार्टमेंट जो है ना, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो है, इसका काम ही है ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन हम किन चीज़ों का करेंगे? रेलवे का करेंगे, तो रेल में इंजन है, डब्बे हैं, कोचेज़ हैं, इनका संचालन तभी हो सकता है जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक बढ़िया ट्रैक बना दे, हम उनको मेंटेनेंस के लिए टाइम दें। एसएनटी डिपार्टमेंट है, ओएसी डिपार्टमेंट है, इन सभी के एसेट को अच्छे से यूटिलाइज करने का काम जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट करता है, तो वही काम कंट्रोल ऑफिस में किया जाता है। तो यहाँ पे हम गुड्स ट्रेन की प्लानिंग करते हैं, पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी की प्लानिंग करते हैं, जो पंक्चुअलिटी के साथ चल जाए, जो रेलवे ने कमिट किया है कि इस टाइम पे ये गाड़ी यहाँ पहुँचनी चाहिए, तो उस टाइम पर वो पहुँचाने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब वो जो मतलब स्टेशन पे वो जो एक ट्रेन को साइड पे रख के दूसरी ट्रेन को आगे निकालते हैं, वो आपकी पावर से? हाँ, वो हमारी प्लानिंग से होता है। बहुत सारे लोग नाराज होंगे आपकी वजह। नहीं, वो वही है, वो जैसे ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे आई थिंक वंदे भारत जो ट्रेन है वो काफी प्रीमियम ट्रेन है। वो प्रीमियम ट्रेन भी है, उनका जो हमको कैसा लगता है कि इस ट्रेन को सब बगल में रख के, लुक लाइन में रख के दूसरी गाड़ी आगे चला रहे हैं, तो सारा कुछ प्लान से होता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अनप्लान चीज है, सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है। मतलब सर बोला जाए कि मान लो किसी ट्रेन को पता है कि वो ट्रेन उस टाइम में पहुंच जाएगी, उसको मार्जिन है, तो वो साइड में खड़ा करते हैं, लेकिन वो लोग क्या समझ नहीं पाते, बोलते यार उसको चला दिया, हमको रोक के रखे। तो क्या था, जब तक व्यवस्था के बारे में मालूम नहीं है तो उसके बारे में भ्रांतियाँ बढ़ती है, क्वेश्चन मार्क बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को जब मालूम चलता है तो समझ जाते हैं कि हमारी गाड़ी सोलापुर से निकली अगर 3 बजे दोपहर में, और अगर 5 बजे दौड़ का टाइम है, 5 बजे पहुंच रही है, तो यानी कि कितनी बजी में रोक के लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, कैसे भी 5 बजे पहुंच जाइए। तो कंट्रोलर में आने के बाद आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखा? आपने क्या चीज़ होनी चाहिए आपके हिसाब से वहाँ पर काम करने के लिए? आई थिंक इतने डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलना, सबको टाइम भी देना उनको काम करने के लिए, वो शायद आपके ऊपर ही है सब कुछ। जी हाँ, वो कंट्रोल ऑफिस में जो ऑपरेशन देखते हैं उनके ऊपर ही रहता है कि, लेकिन सभी का अपना अपना काम बटा हुआ है, सभी अपना अपना काम करते हैं। उसके बाद सब कुछ जब रेडी हो जाता है उनकी तरफ से, या हमको जो रिक्वायरमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट की है वो मिलने के बाद हम उसके बाद काम करते हैं। जैसे अभी लोडिंग के लिए कोई गाड़ी चाहिए, तो लोडिंग की गाड़ी अगर वाड़ी से तिलाटी के लिए लोडिंग के लिए गाड़ी सुबह 6 बजे चाहिए, तो वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि भाई वो 2 घंटे पहले गाड़ी रेडी करके दे दे, ताकि उसकी संटिंग हो जाए, लोको लग जाए, स्टाफ अरेंज हो जाए, फिर जो 3 घंटे का टाइम है उसको लेकर के आने का, वो टाइम भी मिले ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को, वो लोग भी उसके हिसाब से काम करते हैं अकॉर्डिंगली। सभी डिपार्टमेंट काम करते हैं, लेकिन उनका काम बढ़िया से दिख सके, वो काम जो है ओनर्स जो है, वो जिम्मेदारी जो है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की है, तो वो काम हम करते हैं। मतलब इसी जैसे बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम होता है ना, वैसे ही कंट्रोलर को तो अपने रेलवे का न्यूरो सिस्टम बोलते हैं, जो मतलब सबसे कोऑर्डिनेशन करके सारा काम करवाने वाला काम। दिमाग समझ लीजिए कि हर एक जगह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। हाँ। अभी मुझे पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए ग्लास रखा हुआ है, तो ग्लास जो है वो समझ लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हाथ जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो इसको कमांड जो है वो तभी देना है जबकि ये जरूरी लगे कि पेट को पानी चाहिए। अभी हो सकता है कि पेट को पानी चाहिए लेकिन हाथ को कुछ और काम करना है, तो दिमाग ये बोलेगा कि नहीं भाई, हाथ जो है आपको गिलास नहीं उठाना है, आप पहले जो है दवाई उठा लो, दवाई खाओ, बाद में पानी पियो। तो ये कमांड जो है ना वो मतलब दिमाग से मिलता है, तो ये दिमाग जो है वो कंट्रोल ऑफिस है। कंट्रोल ऑफिस में जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है वो दिमाग है हमारा। सर एक हमने सुना है कि जो कंट्रोलर्स होते हैं वो इंडियन कंट्रोलर्स फॉरेन में भी जाके काम कर सकते हैं, तो उसका क्या
एक सुनने में आया था कि यहाँ के कंट्रोलर्स को फॉरेन में डिमांड करती है, तो कहाँ जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं? नहीं, यहाँ से जैसे फॉरेन में अब इंडियन रेलवे का इरकॉन का प्रोजेक्ट रहता है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छा तो वहाँ पे इस तरह का जॉब प्रोफाइल रहता है, तो वो डिमांड करते हैं, तो यहाँ से वहाँ जाके काम कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ से वहाँ मतलब आपको डेपुटेशन में भेजते हैं क्या? डेपुटेशन पे भेजते हैं, डेपुटेशन पे भेजते हैं, अच्छा, मतलब जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आप वहाँ जा वहाँ सकते पे हो? जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपके साथ में कोई है जो पहले गए हो? हमारे साथ एक यहाँ पे कंट्रोलर थे, ईटी राजू थे, उन्होंने यहाँ रिजाइन करके, लेकिन वो फॉरेन गए, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा, बोल तो परमानेंटली वहाँ हाँ, वो परमानेंटली चले वो गए। चले गए यहाँ अच्छा, तो वो कहाँ कौन सी कंट्री में है? से। वो जॉर्डन गए थे। अच्छा, जो हाँ, जॉर्डन गए थे। जॉर्डन गए थे। ओके ओके। लेकिन जनरली इस तरह का जो जॉब प्रोफाइल है वो स्टेशन मास्टर के काम को मैच करता है, तो स्टेशन मास्टर के बाद इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन है कि वो फॉरेन में जाकर के काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, कंट्रोल का सेटअप तो तब स्टार्ट होता है जब पूरे तरीके से आपका सिस्टम फंक्शन करने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन स्टेशन मास्टर का काम जो है अभी एग्जिस्टिंग जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो यार्ड रिमॉडलिंग है और बाकी सब काम है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर का डिमांड रहता है। अच्छा, फॉरेन में रहता है। जी। ठीक है, मतलब अगर आप उस पद में आने वाले हो या कुछ करने वाले हो तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, आपको लगता है कि आप फॉरेन नहीं जा सकते तो इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। डेपुटेशन पे बोलो तो आप जैसे सुने कि आप मतलब 5 साल के लिए आप गए, उसके बाद आपको लगा कि वो काम अच्छा है तो यहाँ रिजाइन करके वहीं पे वही बोला जा रहा है जी ना? हाँ, उसके अंदर क्या रहता है कि आप काम करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे, जो भी आपने डेपुटेशन पे गए वहाँ पे आपने कुछ टाइम काम किया, 3 साल या 5 साल का डेपुटेशन रहता है। उसके बाद आपको लगा कि नहीं यहाँ काम में आप कंफर्टेबल हो, तो आप अपने पेरेंट कैडर में मतलब जिसमें भी हो, रेलवे में हो, आप वहाँ से रिजाइन करके और जो जिसमें आप गए हो उसके अंदर आप परमानेंट हो जाओगे, यहाँ से आप रिजाइन हो जाओगे। उस डेट से आपका जो भी आपका पीएफ जो जुड़ा है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, बाकी आपकी नई जॉब तो नए वाले डिपार्टमेंट में शुरू हो जाएगी। जी। और सर जैसे आपने बताया कंट्रोलर के अंदर इतने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ साथ तनातनी भी जरूर होती होगी थोड़ा होती होगी, लेकिन तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? नहीं, मेरा एक अप्रोच शुरू से रहा है कि सभी को ये बताना कि हम लोग रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कोई अलग से एजेंडा नहीं है या हमारा कोई अलग से काम नहीं है। आप अगर अच्छे से फंक्शन करोगे ना तो ही मैं अच्छे से काम कर सकूँगा। सही है। आप अगर कोई 100 kmph से चलने वाली गाड़ी है, इंजन है, और आप उसको 130 kmph से चलने वाली अगर शताब्दी में लगा भी देंगे तो शताब्दी का कोई फायदा नहीं फायदा रहेगा। नहीं मिलेगा। इसलिए ये हर एक आदमी को मेरी ड्यूटी में यही कन्विंस करता हूँ कि आप ये समझो कि आपका जो ऑप्टिमम है ना वो वहाँ तक दो, आप जो जितना दे सकते हैं, ताकि हम अच्छे से काम कर सके। फिर ये क्या होगा, टीम वर्क होगा जो कि रेलवे की छवि को और अच्छा करेगा पब्लिक के बीच में, और अल्टीमेटली सब हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा अप्रोच हमेशा ऐसे ही रहता है। तो मेरे साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सभी लोग पूरे कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। इवन तो स्टेशन मास्टर हो, पॉइंट्सन हो, ड्राइवर गार्ड हो, कई बार तो गार्ड को मैंने भी बोलता हूँ, ड्राइवर को यही बोलता हूँ कि आपका ड्यूटी आवर्स तो हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मेल एक्सप्रेस या ये पैसेंजर ट्रेन के आगे आपको चलाऊँ तो आप मैं चला सकता हूँ, लेकिन देखिए पैसेंजर को ज़्यादा सुविधा चाहिए, आपको ज़्यादा सुविधा चाहिए। तो फिर वो लोग भी तैयार, नहीं ठीक है, मेरा 11 घंटे में गाड़ी जा रही है तो मैं चाहता हूँ। हाँ, वो करते हैं, वो लोग सभी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सभी रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो सब सोचते हैं कि रेलवे का छवि खराब नहीं है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी इसी सोच के साथ काम करो तो लोगों को भी सबको, जैसे आपने बोला कि आपका ये अगर सामने वाले को समझ आता है कि आपका कोई अलग से एजेंडा नहीं है, आप भी जो काम कर रहे हो रेलवे के लिए कर रहे हो, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई लालच नहीं है। हाँ जी, मतलब रूल के हिसाब से अगर कुछ है तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। लोग भी कन्विंस होते हैं। और एक हमारा भी अप्रोच ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम जोर से जबरदस्ती से कोई काम करा सकते हैं, लेकिन जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक अच्छे से नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं निकलती। और जो सामने वाला एम्प्लॉय है, हो सकता है किसी की सर्विस 30 साल की बची हो, किसी की 20 साल की बची हो, किसी की 10 साल की बची हो, तो आप नेगेटिव अप्रोच से क्या 30 साल तक रखना चाहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय को? तो इसलिए क्या है कि आपको ऐसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि अगले 30 साल तक जो अगला जनरेशन आने वाला है ना, उसको वो मोटिवेट करता है। सर एक हमने सुना है कि जो कंट्रोलर्स के लिए बहुत सारे कंप्लेंट होती है कि कंट्रोलर्स बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, प्रेशराइज होकर काम करवाते हैं। तो आपने बोला कि आप जॉली मूड में काम करने की कोशिश करते हो, बट कोई चीज़ रहती है तो जब अभी करो तुरंत करो ऐसा प्रेशराइज करते हैं, तो ऐसा इसका क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि आपको मालूम होगा कि 24 घंटे को हम 25 घंटे नहीं कर सकते हैं। तो कमिटमेंट है इस टाइम पे करने का, तो वो काम उस टाइम पे ही होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जो नीचे काम करते हैं, जो साथ में काम करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती है बात, तो इसलिए हमको जोर दे करके रूखे तरीके से भी बात करना पड़ता है, क्योंकि जो काम कराना है उसका प्रेशर इतना जितना हमको दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर हमसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर रहता है। तो इसलिए वो रूखे तरीके से बात करते हैं। बाद में अगर कभी मौका मिलता तो उनको हम कन्विंस कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर के साथ तो वो मौका नहीं मिलता है,
लेकिन जो हमारे साथ कलीग रहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, उनको हम लोग कन्विंस करते हैं, वो लोग भी समझते हैं कि इस तरह का प्रेशर यहाँ पे रहता है। लेकिन ये आपका फोरम बहुत बढ़िया मुझे मिला कि मैं स्टेशन मास्टर भाई से भी मतलब अनुरोध करूँगा कि उस चीज़ को समझे कि जब बोला जाता है तो उसका मतलब बहुत अलग रहता है वहाँ पे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें और उसमें करें। नियम के साथ अगर हो रहा है तो जरूर करें, और नियम को अगर तोड़ के किया जा रहा है तो ना करें। हाँ, ना करें। लेकिन अगर नियम के साथ किया जा रहा है तो आप करें। अगर आपको दिक्कत है ना तो उसको बाद में आप क्लियर करें, क्योंकि इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा ना, मैंने पहले ही बोला कि गलत भाव के साथ जिंदा रहना अच्छा नहीं है, अच्छे भाव के साथ 2 दिन कम भी रहेंगे अच्छा चलेगा। अच्छा है। मैं आपको बोलूँ, मैं अभी इंटरव्यू लेने के लिए हम आए थे, उस बीच में सर को एक ड्यूटी में कुछ हुआ होगा, वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसके लिए सर को कम से कम 10 बार फोन आ चुके हैं। ये ऐसा एक ही बात को उन्होंने अलग अलग जगह, मतलब वो जो हमको लगता है कि हम पे ही प्रेशर बना रहे हैं, वो सर के ऊपर 10 लोग हैं प्रेशर करने के लिए, और उन 10 लोगों के ऊपर और 10-20 लोग हैं और भी बड़ी पोस्ट वाले। तो वही है, मतलब जो गुस्सा रहता है वो आई थिंक समझाने का टाइम कम होता है, इसलिए बोलते हो बस तुम कर दो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। वही बात है। हाँ, वैसी बात है। तो अगर आपको कभी लगे कि आपके साथ कंट्रोल ने गुस्से में बात की है, तो आपका ऑटो नंबर रहता है, एक बार उस पर आप फोन करके फ्री में आप बात कर लेना उनसे। एकदम सही। अच्छा, तो आई थिंक इसके साथ ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ और बोलना चाहो तो बोल सकते हो। नहीं, इतना ही है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अच्छे भाव के साथ रहना रेलवे सर्विस में ज़्यादा अच्छा है। आपका अपना अपना अनुभव होगा, और वो मैंने यहाँ भी शेयर किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से अपनी सर्विस को पूरा करें। और मुझे कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए और अपने फोरम में बिठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बार क्या बोलते हैं, स्टडी किड को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, स्टडी किड को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और बातें करो इनके बारे में बहुत ज़्यादा। हाँ, इनका फोरम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर।